दादी अम्मा और करम बख्श मुझे BASJH खालिसा स्कूल में दाखिल कराने के लिए अपने साथ ले गए। स्कूल का पूरा नाम बाबा अजीत सिंह झज्जार हरी खालिसा हाई स्कूल था और गुरु के 2 साहबजादों के नाम पर कायम किया गया था, जिन्हें सिखों की फर्जी रिवायात के मुताबिक मुसलमान हाकिमों ने एक मुल्हिका गुरुद्वारे की दीवारों में जिंदा गड़वा दिया था। हेडमास्टर स्वराज सिंह ने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करने के बाद दादी अम्मा से पूछा, ताई बच्चे की उम्र 10 साल लिख दूं? दादी अम्मा को सारा गांव ताई कहा करता था। फूट तेरे फिट्टे मुंह, दादी अम्मा ने हेडमास्टर को डांटा। तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा पोता 15 बरस से एक दिन कम नहीं। दादी अम्मा के नजदीक बच्चों की उम्र ज्यादा जताना बाइसे इफ्तिखार था। इससे तालीम भी जल्द खत्म हो जाती थी और नौकरी भी जल्द मिलने का इम्कान बढ़ जाता था। इस मसले पर हेडमास्टर स्वराज सिंह और दादी अम्मा के दरमियान बहसा बहसी होने लगी तो करम बख्श ने नुजूमी की तरह जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर जायशा बनाया और सालिस बनकर अपना फैसला सादिर कर दिया। मास्टर जी, इसकी उम्र 13 साल 3 महीने 3 दिन लिख दो। हेडमास्टर ने जिजबिज होकर अटकल पच्चू से रजिस्टर में मेरी उम्र का अंदराज कर दिया और क़िबला वालिद साहब की वो डायरियां धरी की धरी रह गईं, जिनमें उन्होंने हर बच्चे की पैदाइश की साथ, दिन, महीना और साले ईसवी, हिजरी और बिक्रमी हिसाब से अलग अलग नोट की हुई थी। उम्र के हिसाब से हेडमास्टर ने मुझे 2 साल आगे की क्लास में दाखिल कर लिया और साथ ही ये हुक्म भी सुनाया, अगले साल वर्नैकुलर फाइनल का इम्तिहान देना होगा। अगर वजीफा ना लिया तो कान पकड़कर स्कूल से निकाल दूंगा। पहले रोज जब मैं अपनी जमात में गया तो नया कुर्ता, कोरे लट्ठे का नया खड़खड़ करता हुआ पजामा और फुंदने वाली सुर्ख रूमी टोपी पहनी हुई थी। मुझे इस हैत कज़ाई में देखकर बहुत से हिंदू और सिख लड़के मुंह में उंगलियां डालकर सीटियां बजाने लगे और जोर जोर से गाल फुला फुलाकर बकरे बुलाने लगे। एक लड़के ने रूमी टोपी का फुंदना नोचकर तोड़ लिया और उसे ब्रश की तरह अपने गालों पर फेरने लगा। दूसरे ने धूल जमाकर टोपी को पिचका दिया। तीसरा ठोकरें मार मार कर मेरी पेटेंट लेदर की काली गरगाबी को मसलने लगा। कई सिख लड़के मेरे गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और लहक लहक कर भांत भांत के आवाजें कसने लगे। फौजां शहरों आईया हैं, फौजां गिटमिट कर दी हैं, फौजां पढ़ाइयां करेंगी, फौजां बाबू बनेंगी, फौजां टोपी लेती हैं, फौजां मुसले होती हैं। इन पै दर पै सवालात के बाद उन्होंने घोंसे तान तान कर हवा में घुमाए और बैक आवाज जोर जोर से गाने लगे, राज करूंगा खालसा बाकी रहे न को। इतने में कोई पुकारा कि मास्टर जी आ रहे हैं। सब लड़के फौरन शराफत से अपने अपने डेस्क पर बैठ गए। मैं अपनी जगह हैरानी और परेशानी के आलम में खड़े का खड़ा रह गया। मास्टर मंगल सिंह उर्दू और रियाजी के उस्ताद थे। उन्होंने सर से पांव तक मेरा जायजा लिया और रूमी टोपी की जगह पगड़ी बांधकर स्कूल आने की हिदायत की। उन्होंने थोड़ी देर सबक पढ़ाया और ज्यादा देर बहुत से लड़कों की बुरी तरह पिटाई की। फारसी के पीरियड में पंडित श्री राम ने भी यही अमल दोहराया। पंडित जगन्नाथ अंग्रेजी पढ़ाते और मारने पीटने की जगह फकत कान मरोड़ने पर इक्तफा करते थे। अलबत्ता तारीख और जोग्राफिया का सबक सुकून से हो जाता था, क्योंकि मास्टर तारा सिंह न कभी हंसते थे, न मुस्कुराते थे, न मारते थे। स्कूल का असली हव्वा मास्टर मंगल सिंह ही थे। उर्दू पढ़ाने में उन्हें खास मलका हासिल था। उर्दू का सबक वो ठेठ पंजाबी जुबान में दिया करते थे और अशार की तशरीह करने में उनका अपना ही निराला अंदाज था। एक बार गालिब का ये शेर आया, सादगी ओ पुरकारी, बेखुदी ओ होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। इस शेर को उन्होंने हमें यूं समझाया, सादगी ते उस दे नाल पुरकारी, बेखुदी ते उस दे नाल होशियारी, हुस्न नू तगाफुल दे विच क्या पाया। शायर कहता है, उसने हुस्न तगाफल विच जुरत आजमा पाया। लो जी, ऐनी जी गल सी। गालिब शेर बनांदा मर गया, मैं शेर समझाते समझाते मर जाना। तो आडे कूड़ मगजां दे पल्ले कख नहीं पैना। अगे चलो। उर्दू के अलावा मास्टर मंगल सिंह इल्मे रियाजी में भी कामिल थे। ये और बात के सवालात हल करते वक्त जमा तफरीक तकसीम की जगह वो तलबा पर ज़रब का अमल ज्यादा बरूए कार लाते थे। हकीकतन उनको असली शरह सदर सिर्फ ज़दुकूब के फन में हासिल था। जरा सी भूल चूक पर वो कसाब की तरह तालिब इल्म पर लपकते थे, उसे गर्दन से दबोच कर हवा में उछालते थे और फिर उस पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों की ऐसी ताबड़तोड़ बारिश बरसाते थे कि देखने वालों को भी दिन में तारे नजर आने लगते थे। हर रोज ऐसी 2-2, 3-3 पिटाइयां देखकर स्कूल का एक एक लम्हा मेरे लिए सुहाने रूह बन गया। हर वक्त सर पर खौफ की नंगी तलवार लटकती रहती कि न जाने किस वक्त इस मारपीट का कुर्रा फाल अचानक मेरे नाम निकल आए। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और सर से पांव तक पसीना छूटने लगता।
एक रोज मैं तैयार होकर स्कूल जाने को था कि घर में किसी को जोर से छींक आई। दादी अम्मा ने छींकने वाले को बुरी तरह कोसा और मुझे वापस बुलाकर बिठा लिया, क्योंकि काम पर रवानगी के वक्त किसी का छींक देना बदशगुनी की अलामत थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे दोबारा स्कूल सुधारने की इजाजत मिल गई, लेकिन इस बदशगुनी ने मेरे पांव मन मन के भारी कर दिए थे। मेरे दिल को यकीन सा हो गया था कि आज का दिन ही वो रोज़े मऊद है जब मास्टर मंगल सिंह के हाथों मेरी पिटाई की बारी आने वाली है। इस खौफ का भूत मेरे सर पर कुछ ऐसी शिद्दत से सवार हो गया कि मैंने स्कूल जाने की बजाय सीधा नहर की राह ली। नहर सरहिंद के किनारे बेरियों के जंगल थे, आमों के बाग थे और खजूरों के झुंड दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं बड़े मजे से बेर चुनते, कच्ची अंबियां और खजूरें खाने में मसरूफ था कि एक जगह अचानक करम बख्श से मुठभेड़ हो गई। वो मवेशियों के लिए चारा लाने शामलाते देह की तरफ जा रहा था। मैंने भागकर कुछ झुंडों में रोपोश होने की कोशिश की तो उसने लपक कर मेरा टेटवा लिया। मजबूरन मैंने बड़ी दर्दनाकी से स्कूल की सारी राम कहानी उसे सुना दी। अब मदरसे नहीं जाओगे? करम बख्श ने पूछा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैंने शद्दोमत से जवाब दिया। हाँ जी हाँ, करम बख्श बोला, किताबों में क्या रखा है? ऐश की जिंदगी तो मेरी तरह घास खोदने में है। बच्चू आओ, आज तुम्हें यह भी करतब सिखा दूं। मैं खुश खुश करम बख्श के हमरा चल पड़ा। वो बड़े आराम से बरहना पा चला जा रहा था। तेज तेज नोकीली सूलों वाले खजूर के सूखे हुए ठोड़े जाबजा उसके पांव तले आते थे और चुरमुर करके टूट जाते थे। उसकी एड़ियों में कई जगह बड़े बड़े शगाफ थे। हर साल सर्दियों में वो कस्बे के मोची के पास जाता था और जिस तरह दूसरे लोग अपने टूटे हुए जूते मुरम्मत करवाते थे, करम बख्श खड़े खड़े अपनी एड़ियों की फटी हुई खाल सिलवा लेता था। शामलाते देह में कई जगह घुटने घुटने तक घास लहला रही थी। एक मुकाम पर करम बख्श ने तेज तेज हाथ मारकर घास दरांती से काटने और छोटी घास खुरपे से खोदने का गुर मुझे सिखाया और हुक्म दिया, जल्दी जल्दी घास की एक पंड खोद लो, डंगर भूखे खड़े मेरी जान को रो रहे होंगे। मैं दरांती और खुरपा लेकर काम शुरू करने वाला था कि करम बख्श ने पुकार कर कुछ और हिदायत दी। बिच्छू कन खजूरा नजर आए तो खबरदार, खुरपा और दरांती खराब न करना, उन्हें पांव से मसल कर मार डालना। साम संपोलिया संग पोर्ट मिले तो फौरन मुझे हाक मारना, मैं वजीफा पढ़ के उन्हें पकड़ लूंगा। सांप से तो खैर मैं वाकिफ था, लेकिन बाकी नाम मेरे लिए अजनबी थे। बिज्जू के मुतालिक करम बख्श ने इत्तला दी कि महीन महीन आंखों वाला बड़ा होशियार जानवर है और कब्रों से ताज़ा मुर्दे निकालकर उकड़ों बिठा लेना या कठपुतलियों की तरह अपने साथ साथ चला लेना उसका दिलपसंद मशगला है। लसंगपोट इंसान की गुद्दी पर बैठकर अपने पंजे पेचकस की तरह उसकी खोपड़ी में गाड़ता है और चोंच से ठोंगे मार मार कर ताज़ा भेजा खाने का बड़ा शौकीन है। करम बख्श तो एक दरख्त के साये में आलती पालती मारकर बैठ गया और कमर से 1000 मनकों वाली तस्बीह खोलकर वजीफा करने लगा, लेकिन मेरी हिम्मत के बादबान की सारी हवा ठुस से निकल गई। एक तो मुझसे घास ही न कटती थी, दूसरे कदम कदम पर अजीबो गरीब हशरातुल अर्ज का खौफ मेरे दिल पर हथौड़े मारता था। एक दो जगह सुराखों में सांप की केंचली फंसी हुई नजर आई तो मैं भाग खड़ा हुआ और करम बख्श के पास आकर बड़ी आजिजी से हथियार डाल दिए। अच्छा, घास तो मैं खोद ही लूंगा, तुम कल से स्कूल जाओगे ना? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने जाजिम जवाब दिया। करम बख्श चमक कर उठा। पहलवानों की तरह उसने मुझे कलावे में लेकर हथकड़ी लगाई और फिर पाल्ट मारकर मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। उसने एक पांव मेरी गर्दन पर रखा और दूसरी एड़ी से मेरी कमर पर पै दर पै जरब लगाता रहा। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन ताबके आखिर स्कूल के बारे में भी मैंने मजबूरन हथियार डाल दिए। तौबा करो और नाक से जमीन पर 7 लकीरें खींचो, करम बख्श ने हुक्म दिया। मैंने हुक्म की तामील कर दी। कसम खाओ कि दोबारा स्कूल से नहीं भागोगे। करम बख्श ने दूसरा हुक्म दिया। मैंने फौरन कसम खा ली। इस फर्ज़े मनसबी से फारिग होकर करम बख्श ने घास खोदी और फिर आराम से बैठकर जमीन में एक दूसरे से कुछ फासले पर 3-3, 4-4 इंच गहरे 2 सुराख खोदे। मैं समझा कि शायद हम अखरोट या बंटे खेलेंगे, लेकिन उसने बड़ी चाबुक दस्ती से जेरे जमीन टनल से खोदकर दोनों सुराखों को आपस में मिला दिया। एक सुराख में उसने कोई चीज ऐसे ठोंसी जैसे पाइप में तंबाकू भरा जाता है। दूसरे सुराख में अपने होंठ फिट करके वो मुंह के बल जमीन पर लेट गया और सरकंडा जलाकर पहले सुराख पर रख दिया। करम बख्श ने जोर जोर से 2-4 सूटे मारे। आग का शोला सा लपका और फिर वो पास पड़ी हुई एक ईंट पर सर टिका के गुट सो गया। गांजे के इस अमल के 2-2.5 घंटे के बाद जब वो जागा तो खूब चुस्त था। वापसी पर करम बख्श गुलहरी की तरह एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गया और पकी हुई रसीली खजूरों का एक गुच्छा मुझे खाने को दिया। साथ ही वादा किया कि आज की बात वो घर में किसी को न बताएगा। दूसरे दिन मैंने अपनी कसम तोड़ दी और फिर स्कूल न गया। अलबत्ता करम बख्श की जद से महफूज रहने के लिए नहर पर जाने की बजाय गुग्गा माड़ी चला गया।
गुग्गा माड़ी में एक कच्चा कोठा था जो गांव से 2-2.5 मील बाहर एक लकोदक रेतले टीले पर बना हुआ था। उसके अंदर चक्की के पाट की तरह एक गोल चबूतरा था। मुसलमान उसे गुग्गा पीर की कब्र समझकर यहाँ फातिहा दुरूद पढ़ते थे। हिंदुओं के नजदीक ये गुग्गा साईं की समाधि थी, क्योंकि उनके एतकाद के मुताबिक गुग्गा एक हिंदू परमहंस था और मरने के बाद उसकी राख पर यह समाधि बनाई गई थी। चूड़े चमार उसे अपना रूहानी पेशवा मानकर यहाँ पर तरह तरह की पूजा पाठ और जादू टूना किया करते थे। इलाके के हिजड़े भी यहाँ जमा होकर गिद्दे की महफिल जमाया करते थे और अकीदतमंदी से गाते और नाचते थे। गुग्गा माड़ी के अंदर कुछ लोग अपने अपने तरीके से गुग्गा पीर को खराज अकीदत पेश करने में मसरूफ थे। बाहर 2 काले भजंग आदमी लंगोट बांधे और गले में बड़े बड़े ढोल लटकाए धम धनाती धक्कम धैया की ताल पर जोर जोर से ढोल बजा रहे थे। उनके गिर्द 4-5 आदमी बड़े वालेहाना तौर पर हाल खेल रहे थे। कभी वो पंजे उठाकर अपनी एड़ियों पर लट्टू की तरह घूमते थे, कभी जमीन पर 4 जानों बैठकर मेंढक की तरह फुदकते थे, कभी सर के बल खड़े होकर ढोल वालों के गिर्द तेज तेज बैजवी दायरे काटते थे। उनमें से एक शख्स जो सबसे ज्यादा सरमस्ती के आलम में हाल खेल रहा था वो कर्मबख्श था। कर्मबख्श की आंखों में लाल लाल अंगारे चमक रहे थे। उसकी दाढ़ी के मोटे मोटे बाल गजबनाक खारपुश्त के कांटों की तरह चेहरे पर इस्तादा थे। उसका अंग अंग यूं थिरक रहा था जैसे जाल में फंसी हुई मछलियां फड़क फड़क कर तड़पती हैं। मुंह से कोई लफ्ज कहे बगैर कर्मबख्श ने मेरी गर्दन नापी और ढोल वालों से कुछ दूर तपती हुई रेत पर कान पकड़वाकर मेरा मुर्गा बना दिया। एक लड़के को उसने मेरी चौकीदारी पर मामूर किया और खुद हाल खेलने वालों के हल्के में शामिल हो गया। धूप में कान पकड़े पकड़े मेरे इंजन पिंजर ढीले हो गए। ढोल की हर धमक मेरे दिल और दिमाग पर तोप के गोले की तरह बरस रही थी। अगर कोई इक्का दुक्का राहगीर आपस में बातचीत करते हुए करीब से गुजरते थे तो उनकी आवाज मेरे कान में देर तक यूं गूंजती रहती थी जैसे बहुत से कुत्ते अंधे कुएं में मिलकर लगातार रो रहे हों। मालूम नहीं इस हालत में 1 घंटा गुजर गया या 1 साल निकला या 1 सदी बीत गई, क्योंकि जब हाल से फारिग होकर कर्मबख्श ने मुझे कान छोड़ने का मुजदा सुनाया तो मेरी कमर पीरे फरतूत की तरह हमीदा हो चुकी थी और मुझसे सीधा खड़ा ना हुआ जाता था। कर्मबख्श ने पीछे से मेरी बगलों में हाथ डाले और अपना घुटना जोर से पीठ में मारकर मेरी कमर सीधी की। फिर उसने हुक्म दिया कि जमीन पर नाक से 21 लकीरें निकालकर तौबा करूं। मैंने तपती हुई रेत पर नाक से 21 लकीरें निकाल दी। कसम खाओ कि अब पढ़ाई से नहीं भागोगे, कर्मबख्श कड़का। मैंने बखुशी अल्लाह की कसम खा ली। रसूल की कसम खाओ, कर्मबख्श ने कहा। मैंने बिला तकल्लुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम भी खा ली। कुरान की कसम खाओ, मैंने उसकी भी तामील कर दी। अब अपनी जान की कसम भी खाओ, कर्मबख्श ने हुक्म लगाया। ये कसम खाने से मैं हिचकिचा गया, क्योंकि मुझे अपनी जान अल्लाह और रसूल और कुरान शरीफ से बहरहाल ज्यादा अजीज थी। कर्मबख्श ने आओ देखा न ताओ और मेरे मुंह पर जन्नाटे से ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि मेरे सर में भेड़ों के छत्ते भिन भिना उठे। दूसरा थप्पड़ लगने से पहले मैंने कर्मबख्श का हुक्म मान लिया और अपनी जान की कसम भी खा ली। जान की कसम तोड़ने के हौलनाक नताइज का कर्मबख्श ने कुछ ऐसा बेसरोपा और बेरब्त सा नक्शा बांधा कि मुझे बेइख्तियार हंसी आने लगी। हंसी रोकने की कोशिश में मुझे हिचकी लग गई और गले से रुंदी रुंदी सी आवाजें निकलने लगीं, जैसे भैंस के गले में तरबूज का छिलका फंस जाता है। कर्मबख्श समझा कि खौफो हिरास से मेरी घिग्गी बन गई है। इस तासुर को मजीद कुमक पहुंचाने के लिए मैंने अपने बदन में मसनूई कपकपी तारी की और कुछ तेज तेज झुरझुरियां भी ली। कर्मबख्श खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया और उसकी अना की तस्कीन गरम गरम भाप की तरह उसके कानों, माथे और गालों और नाक पर छा गई। कर्मबख्श को अच्छे मूड में देखकर मैंने कहा, चाचा तुम्हारे पास तो कोई जादू है। मैं स्कूल से भागकर जिधर जाता हूँ तुम भी वहां आ जाते हो। कर्मबख्श ने असील मुर्ग की तरह फखरिया छाती फुलाई और दूनकी लेकर कहने लगा, जादू टोना तो पलीद काफिरों का कर्तव्य है। कर्मबख्श के पास तो रब सच्चे का वजीफा है। तुम दिल्ली जाओ या दक्खन चले जाओ, कर्मबख्श का हाथ तेरी गर्दन पर ऐसे जा पड़ेगा जैसे मुर्गी खंगार पर गिरती है। कर्मबख्श की मजीद खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने कहा, चाचा तुम्हारे वजीफे ने तो बड़े बड़े मार्के मारे होंगे। इस पगोल कुछ न फरोल, कर्मबख्श ने मुहावरतन कहा कि ढकी छुपी बात को ज्यादा न कुरे दो। चाचा वजीफे ने कुछ न कुछ तो रंग लगाया होगा। मैंने खुशामदाना इसरार किया। रहे नाम रब सच्चे दा, कर्मबख्श ने सीना तान कर कहा। कोई रंग जैसा रंग लगाया है? बेट बेले बार हर जगह कर्मबख्श का नाम गूंजता था। बड़े बड़े जटाधारी महंत, भानमती के जोगी और ज्ञानी तेरे चाचे के सामने आंख नहीं उठा सकते थे। जोश में आकर कर्मबख्श ने अपने वजीफे की करामात की मुहय्यरुल उकूल दास्तानों का तांता बांध दिया।
भूत प्रेत, चुड़ैल, छलावा, छलेडा, वडावा से मुकाबला करना, जिन उतारना और लोटे में सर बमोहर करके जला डालना, आवा पजावा, दूध मक्खन, सुइयां गाड़कर दुश्मन को ईजा पहुंचाना, सांप बिच्छू और भिड़ के काटे और आधा सीसी दर्द को झाड़ना, दाढ़ निकालना, चोर पकड़ने के लिए लोटा घुमाना, मजबूरी की हालत में बकदरे जरूरत दस्ते गैब हासिल करना, ये सब कर्म बख्श के बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसके जिस कमाल ने मेरे जहन पर सबसे ज्यादा असर किया वो तस्खीरे महबूब का अमल था। भरे मेले में बड़ी बड़ी साहिबे हुस्न जमाल जाटनियां अपने बांके छबीले जवानों को छोड़कर उस फटी हुई एड़ियों और पीले दांतों वाले करीबल मंजर बुड्ढे के पीछे यूं लग जाती थीं जैसे मक्खियां गुड़ से चिपक जाती हैं। कर्मबख्श कुछ देर उन्हें अपनी डोर के साथ लगाए घूमता फिरता और फिर उन्हें मिठाई के लिए कुछ पैसे देकर रुखसत कर देता। तेरे चाचे पर वजूद का ऐश हराम है, कर्मबख्श ने दबी दबी हसरत से मुझे बताया। इसीलिए तो मुर्शिद ने शादी की इजाजत नहीं दी। मुझे उस ब्रह्मचारी बुड्ढे की हिमाकत पर हंसी भी आई और तरस भी आया, लेकिन बज़ाहिर मैंने उसकी इतनी तारीफ की कि वो खुश होकर मुझे घागी बनिया की दुकान पर जलेबियां खिलाने ले गया।